चलिए आज बात करते हैं उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार अध्याय के बारे में। तो ये अध्याय हमें समझाता है कि सही खाना हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। मतलब ये कैसे हमारी पूरी जिंदगी की नींव तैयार करता है। चलिए इसकी 3 खास बातें जानते हैं। पहला, भोजन असल में हमारे जीवन का आधार है। एक पुरानी संस्कृत सूक्ति है, अन्नेन जातानि जीवयन्ति, जिसका सीधा सा मतलब है कि अन्न से ही हमें जीवन मिलता है। सोचिए, हम जो भी काम करते हैं, पढ़ना, खेलना, यहाँ तक कि बोलना, इन सब के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आती है हमारे खाने से। दूसरा, खाना सिर्फ एनर्जी नहीं देता, ये हमारे शरीर के विकास और बढ़त के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यही हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और हमारे शरीर की मरम्मत में भी मदद करता है। और तीसरा, वक्त के साथ साथ ना खाना पकाने के तरीके भी बहुत बदल गए हैं। जहाँ पहले लोग मिट्टी के चूल्हे या मसाले पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल करते थे, वहीं अब देखिए हमारे पास गैस स्टोव और इलेक्ट्रिक मिक्सर जैसी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर ये अध्याय हमें समझाता है कि भोजन हमारे शरीर को कैसे बनाता और बचाता है और हमारी रसोई कैसे बदली है। आज हम इसी भोजन की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। मतलब हम सब जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, पर सवाल ये है कि इस खाने में ऐसा है क्या? वो कौन सी जादुई चीजें हैं जो हमारी थाली से निकलकर हमें दौड़ने, सोचने, बढ़ने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती हैं? और आज की हमारी चर्चा कुछ शैक्षणिक स्रोतों पर ही आधारित है, लेकिन हमारा मकसद किसी किताब को पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भोजन के पीछे के विज्ञान को एक दिलचस्प बातचीत के जरिए समझेंगे। हमारी थाली में क्या है, वो हम तक पहुंचता कैसे है, और भारत के अलग अलग कोनों में लोग इतना अलग अलग खाना क्यों खाते हैं। तो चलिए इस स्वादिष्ट और ज्ञान से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, अच्छा, तो सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। हमें भोजन की जरूरत क्यों है? मतलब सीधी सी बात है, हमें हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। हाँ। सुबह उठने से लेकर स्कूल जाने, खेलने, कूदने, यहाँ तक कि सोते हुए भी तो हमारी शरीर को एनर्जी चाहिए होती है। बिल्कुल, और ये एनर्जी हमें भोजन से मिलती है। लेकिन बात सिर्फ एनर्जी की नहीं है। अच्छा। यही भोजन हमारे शरीर की बढ़त यानी ग्रोथ और जो रोज कोशिकाओं की टूट-फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए भी कच्चा माल देता है। ओके। और तो और हमें बीमारियों से बचाने वाला हमारा इम्यून सिस्टम भी इसी भोजन से ताकत लेता है। भोजन से इन सभी जरूरी चीजों को निकालकर इस्तेमाल करने के पूरे प्रोसेस को ही हम पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि हम सब एक जैसा खाना नहीं खाते। भारत तो इस मामले में मतलब एक खजाना है। हाँ, बिल्कुल। हर कुछ 100 किलोमीटर पर खान पान ही बदल जाता है। जैसे पंजाब में वो मक्के की रोटी और सरसों का साग, और राजस्थान में दाल बाटी चूरमा। हाँ, दक्षिण में जाएं तो कर्नाटक में रागी मुड्डे और सांभर, तो पूर्वोत्तर में मणिपुर में चावल और ऊटी दाल। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये भारत की विविधता की एक तस्वीर है। पर ये विविधता आती कहाँ से है? ऐसा क्यों है कि किसी एक जगह पर कोई खास चीज ही ज्यादा खाई जाती है? मेरे ख्याल से सिर्फ स्वाद की बात तो नहीं होगी। नहीं, स्वाद तो एक हिस्सा है, पर असली वजह है भूगोल और संस्कृति का संगम। ये दिलचस्प है। देखिए, किसी भी इलाके का जो खान पान है ना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की मिट्टी और मौसम में कौन सी फसलें आसानी से उगती हैं। मतलब जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ चावल। एकदम सही। और जहाँ जमीन सूखी है वहाँ बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज। फिर इसमें वहाँ की संस्कृति, त्योहार और परंपराएं मिलकर उस जगह का अनोखा स्वाद बना देती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बाहरी बात। अब जरा खाने के अंदर झांकते हैं। हम सुनते हैं कि खाने में पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जी। ये है क्या असल में? और मतलब कितने तरह के होते हैं? मुख्य रूप से 5 हीरो हैं हमारी थाली के। 5 हीरो? हाँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। इनके अलावा 2 और जरूरी साथी हैं, पानी और फाइबर, जिसे हम रुक्षांश भी कहते हैं। चलिए, तो फिर एक एक करके इन हीरोज से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, जिन्हें सब कार्ब्स भी कहते हैं। हाँ। गेहूं, चावल, बाजरा, आलू, शकरकंद, आम, ये सब इसी ग्रुप में आते हैं। इन्हें एनर्जी देने वाला भोजन भी कहा जाता है। हाँ, ये हमारे शरीर के लिए पेट्रोल की तरह है, तुरंत एनर्जी देते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि शरीर में अगर अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाए तो वो वसा यानी फैट के रूप में जमा हो जाता है। अच्छा। और इसमें भी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है जो शरीर को फौरन एनर्जी देता है। इसीलिए शायद खिलाड़ी या धावक इसे पीते हैं ताकि तुरंत एनर्जी मिले। बिल्कुल सही। लेकिन दिन भर की एनर्जी के लिए उन्हें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, जैसे दलिया या बाजरा। ये तो बहुत दिलचस्प है।
तो कार्ब्स हमारी रोज की एनर्जी। अब आते हैं फैट यानी वसा पर। घी, तेल, मक्खन, मूंगफली, बादाम, इनको लेकर तो आजकल बहुत डर का माहौल है। हर कोई लो फैट डाइट की बात करता है। तो क्या ये हमारी कहानी के विलेन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फैट विलेन नहीं, बल्कि हमारे शरीर का एनर्जी बैंक है। एनर्जी बैंक? हाँ, अगर कार्ब्स हमारी सैलरी हैं, तो फैट हमारा फिक्स डिपॉजिट है। ये हमें कार्ब्स से भी ज्यादा एनर्जी देता है और शरीर में जमा रहता है ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। इसका एक शानदार उदाहरण ध्रुवीय भालू है। उसकी त्वचा के नीचे फैट की एक मोटी परत होती है जो उसे बर्फीले मौसम में महीनों तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने के लिए एनर्जी देती है। वाह, तो मतलब फैट से डरना नहीं है, सही फैट चुनना है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास तुरंत एनर्जी के लिए कार्ब्स हो गए और एनर्जी बैंक के लिए फैट। लेकिन शरीर को बनाने और उसकी टूट फूट की मरम्मत करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। यहाँ पर प्रोटीन का क्या रोल है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर हमारे तीसरे हीरो प्रोटीन की एंट्री होती है। बॉडी बिल्डर? हाँ, एक तरह से प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते ही हैं। इसका मुख्य काम शरीर की ग्रोथ करना और रोज होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना है। दालें, राजमा, सोयाबीन, दूध, पनीर, अंडा, मछली, ये सब प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। इसीलिए कहते हैं कि बढ़ते बच्चों और जो लोग जिम जाते हैं या खेलते कूदते हैं, उन्हें ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। एकदम सही, क्योंकि उनकी मांसपेशियों को लगातार मरम्मत और ग्रोथ की जरूरत होती है। जब हमें चोट लगती है तो उस घाव को भरने का काम भी प्रोटीन ही करता है। ठीक है, तो एनर्जी और बिल्डिंग का काम तो हो गया, पर शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए, मतलब उसकी डिफेंस सिस्टम के लिए क्या है? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर हमारी कहानी के चौथे और पांचवें हीरो आते हैं, विटामिन और मिनरल्स। बॉडीगार्ड्स? बिल्कुल, ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं, यानी हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स। हमें इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इनके बिना शरीर का सिस्टम ठीक से काम कर ही नहीं सकता। और अगर ये बॉडीगार्ड्स कम हो जाएं तो शरीर का सुरक्षा घेरा कमजोर पड़ जाता है और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। हाँ, या अभावजन्य रोग। जैसे कि कौन सी? चलिए कुछ जरूरी विटामिन और मिनरल्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। ये हमारी आंखों और त्वचा के लिए जरूरी है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। रतौंधी मतलब रात में दिखना कम हो जाता है? जी, ये हमें पपीता, गाजर, आम जैसी पीली और नारंगी चीजों से मिलता है। फिर आता है विटामिन सी, जो खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरे में खूब होता है। मैंने सुना है ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। हाँ, ये हमें रोगों से लड़ने की ताकत देता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। और विटामिन डी, जिसके लिए कहते हैं कि धूप में बैठो। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम को सोखने में मदद करता है और इसका सबसे अच्छा स्रोत सूरज की रोशनी ही है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कमजोर और टेढ़ी भी हो जाती हैं। अब मिनरल्स की बात करते हैं, जैसे कैल्शियम और आयरन। कैल्शियम विटामिन डी का साथी है। ये दोनों मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। दूध और दही इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं। और आयरन? आयरन हमारे खून का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसकी कमी से अनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, जिससे हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है। ये हमें पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों और अनार से मिलता है। एक और मिनरल है जिसके बारे में हम नमक के पैकेट पर पढ़ते हैं, आयोडीन। हाँ, आयोडीन। इसकी कमी से घेंघा या गॉइटर नाम की बीमारी होती है, जिसमें गले की ग्रंथि सूज जाती है। ये हमें आयोडीन वाले नमक से आसानी से मिल जाता है। ये सब सुनने में तो एक केमिस्ट्री लैब जैसा लगता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम घर पर ही पता लगा सकें कि हमारे खाने में ये पोषक तत्व हैं या नहीं? बिल्कुल, कुछ बहुत ही आसान और मजेदार परीक्षण है। सच में? हाँ, जैसे अगर आपको पता करना है कि किसी चीज में स्टार्च, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, वो है या नहीं, तो उस पर आयोडीन सोल्यूशन की 2-3 बूंदें डालिए। आयोडीन सोल्यूशन? जी, जैसे ही आप इसे उबले आलू या चावल पर डालेंगे, उसका रंग गहरा नीला काला हो जाएगा। अरे वाह, ये तो करके देखना पड़ेगा। और फैट यानी वसा की जांच कैसे करें? वो तो सबसे आसान है। किसी भी खाद्य पदार्थ जैसे मूंगफली या मक्खन को एक कागज में लपेटकर हल्का सा दबाइए। अगर कागज पर तेल का चिकना धब्बा बन जाए, जो सुखाने पर भी ना जाए, बिल्कुल, तो समझ लीजिए उसमें फैट है। और प्रोटीन का टेस्ट वो थोड़ा सा अलग है।
उसके लिए हमें खाने की चीज का पेस्ट बनाकर उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन मिलाना होता है। अगर उस घोल का रंग बैंगनी हो जाए तो मतलब उसमें प्रोटीन मौजूद है। ये तो कमाल है। मतलब हम अपनी किचन में ही एक छोटी मोटी फूड लैब बना सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब जब हम इन सभी पोषक तत्वों के बारे में जान गए हैं तो सवाल उठता है कि हमें क्या और कितना खाना चाहिए। यहीं पर बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार की बात आती है ना? बिल्कुल। बैलेंस डाइट का मतलब है एक ऐसी थाली जिसमें हमारे शरीर की जरूरत के हिसाब से सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हों। मतलब कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सब कुछ। सब कुछ। और साथ में फाइबर और पानी भी भरपूर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्ब्स या फैट को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सही तरह के कार्ब्स और फैट को सही मात्रा में खाया जाए। और हर किसी के लिए बैलेंस डाइट एक जैसी नहीं होती। हाँ, ये तो है। एक बढ़ते बच्चे की जरूरतें अलग होंगी, एक खिलाड़ी की अलग, और एक ऑफिस में बैठकर काम करने वाले व्यक्ति की जरूरतें अलग होंगी। और इस बैलेंस डाइट का ठीक उल्टा है जंक फूड, जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स या पिज्जा। हाँ, जिन्हें एम्प्टी कैलोरीज भी कहते हैं। मतलब इनमें कैलोरीज, फैट और शक्कर तो बहुत होती है, लेकिन विटामिन, मिनरल्स और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व लगभग ना के बराबर होते हैं। इनकी जगह हमें ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। बिल्कुल, वो पोषक तत्वों का खजाना है। आजकल एक और शब्द बहुत सुनने में आता है, माइंडफुल ईटिंग। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये मुमकिन कैसे है? माइंडफुल ईटिंग का मतलब है खाते समय अपना पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर लगाना, उसके रंग को देखना, उसकी खुशबू को महसूस करना, उसके स्वाद और बनावट पर ध्यान देना। मतलब खाते समय टीवी या फोन बंद? हाँ, इसके पीछे विज्ञान है। जब हम तनाव में या हड़बड़ी में खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। अच्छा। लेकिन जब हम शांत होकर ध्यान से खाते हैं तो हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम एक्टिवेट होता है। इससे पाचक रस बेहतर तरीके से निकलते हैं और पोषक तत्व शरीर में ज्यादा अच्छे से सोखे जाते हैं। इसका मतलब धीरे धीरे चबाकर खाना और अपने शरीर के संकेतों को सुनना कि पेट भर गया है, सिर्फ स्वाद के लिए खाते नहीं रहना। आपने पूरी बात का सार बता दिया। ये एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर आदत है। हमने ये तो बात कर ली कि थाली में क्या होना चाहिए और उसे कैसे खाना चाहिए, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी थाली में रखी रोटी का सफर कहाँ से शुरू होता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। वो रोटी अपना सफर एक किसान के खेत में एक छोटे से बीज के रूप में शुरू करती है। इसी सफर को फूड माइल्स कहते हैं। फूड माइल्स यानी हमारा भोजन खेत से हमारी थाली तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करता है। तो इसका क्या मतलब है? मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए कि मेरा सेब मेरे पड़ोस के बाग से आया है या हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश से? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब हम स्थानीय यानी लोकल खाना खाते हैं जो हमारे आसपास ही उगा हो, तो फूड माइल्स कम हो जाते हैं। और इससे क्या फायदा होता है? इसका पहला फायदा है पर्यावरण को। भोजन को दूर तक लाने ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे प्रदूषण कम होता है। दूसरा, हमें खाना ताज़ा मिलता है। ये ताजगी वाले बात तो सही है। जो फल या सब्जी लंबी दूरी तय करके आती है उसकी ताजगी और पोषक तत्व रास्ते में ही कम होने लगते हैं। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अपने इलाके के किसानों की मदद करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और इस पूरे सफर में खेत से लेकर हमारी थाली तक अनगिनत लोगों की मेहनत लगी होती है, खासकर हमारे किसानों की। उनकी इस मेहनत का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है भोजन बर्बाद ना करना। ये बात आपने बहुत पते की कही। अपनी थाली में उतना ही लेना जितना हम खा सकें। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हम खाना फेंकते हैं तो हम सिर्फ खाना नहीं फेंक, बल्कि उस किसान की मेहनत, उस पर लगा पानी और ऊर्जा सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो आज हमने भोजन की पूरी कहानी को समझा, थाली के अंदर के पोषक तत्वों से लेकर थाली तक पहुंचने के उसके लंबे सफर तक। हाँ बिल्कुल। अब अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बताइए। अपने इलाके में आसानी से और सस्ते में मिलने वाले खाद्य पदार्थों की एक लिस्ट बनाइए। फिर उस लिस्ट का इस्तेमाल करके अपने किसी दोस्त या छोटे भाई बहन के लिए एक दिन का बैलेंस्ड डाइट चार्ट बनाने की कोशिश कीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। देखिए कि आप कैसे कम खर्च में एक पौष्टिक और स्वादिष्ट थाली तैयार कर सकते हैं। इस कोशिश से भोजन के बारे में हमारी समझ सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। एकदम। अगली बार तक स्वस्थ खाइए और सचेत रहिए।